नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में एक अजीब सी हलचल है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर मंथन है, तो दूसरी तरफ उपचुनाव की टेंशन। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम बताने का फरमान है, तो अखिलेश के मॉनसून ऑफर ने मचाया राजनीतिक घमासान। लेकिन इन सब के बीच यूपी में एक इम्तिहान भी है। इम्तिहान योगी आदित्यनाथ का, उनकी सख्त प्रशासनिक छवि का, उनकी नेतृत्व कुशलता का, आने वाले उपचुनाव में उनके राजनीतिक जादू का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसको माना जाता है सबसे उपयोगी, यूपी के लिए योगी उपयोगी है, जिसके बिना बीजेपी का चुनाव प्रचार अधूरा माना जाता है। संघ के हिंदुत्व के एजेंडे का जिसे माना जाता है पोस्टर बॉय। बीजेपी में पीएम मोदी के बाद जिसको माना जाता है सबसे लोकप्रिय, वो योगी आदित्यनाथ इस समय फुल एक्शन मोड में है। मंत्रिमंडल की मीटिंगों में योगी के ऑर्डर है, यूपी की सड़कों पर योगी के फरमान है। उधर विपक्ष के मॉनसून ऑफरों पर छिड़ा हुआ घमासान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। विपक्ष के बयानों ने इन कयासों के बाजार को गर्म कर दिया कि चुनाव नतीजों के बाद यूपी की सत्ता बदलने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। योगी जी को लेकर एक बात केजरीवाल जी ने कही कि उनको नहीं बनाना चाहते, 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, और योगी जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं, और हम सब ने ये देखा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं। चुनावी नतीजों में जब यूपी में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, तो लखनऊ और दिल्ली तक मीटिंगों का दौर चलने लगा। मंथन हुआ, माथापच्ची हुई, रिपोर्टें तैयार हुई कि जिम्मेदारी किसकी। अंतर्कलह की बातें सामने आने लगी, कार्यकर्ताओं के असंतोष का जिक्र होने लगा। अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था, आवाज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लेकिन आखिरकार फिर योगी ने नए इम्तिहान के लिए मोर्चा संभाला। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की मशाल अपने हाथों में ली।
और यूपी में बीजेपी की कमान थाम कर चल दिए नई चुनौती को पूरा करने। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारोों में ये चर्चा होने लगी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी में ऑल इज नॉट वेल। वजह थे ये साहब, केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया तो कहा जाने लगा कि दिल्ली कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य वापस लौट आए तो सारे कयासों की हवा निकल गई। लखनऊ से दिल्ली तक चली बैठकों और मुलाकातों के बाद ये तय हो गया कि यूपी के लिए योगी ही हैं सबसे उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। जिसकी कार्यकुशलता की गवाही खुद देश के प्रधानमंत्री दे रहे हों, उसकी राजनीति में क्या अहमियत होगी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके प्रचार मात्र से देश के किसी भी कोने में चुनावी दशा और दिशा बदल जाए, उसका सियासत में क्या महत्व है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ दिनों से योगी के यूपी का सियासी पारा हाई है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बहस छिड़ गई थी कि सरकार बड़ी है या संगठन, और इस बहस में निशाने पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। योगी जी प्रदेश के सबसे पॉपुलरफुल नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस समय वो ऑल ओवर इंडिया के हर प्रदेश में उनको मानता है कि योगी चाहिए, मेरे को योगी चाहिए। योगी का कोई विकल्प नहीं है, योगी ही रहेंगे। हम लोग को योगी के सिवा कोई नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री हमें मोदी योगी सीएम हमारे सबसे बेस्ट हैं। लोग कह रहे थे कि योगी चले जाएंगे, योगी के उत्तर प्रदेश में जरूरत है, योगी चाहिए हमको। योगी ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। योगी ही समझ लिया, अगर प्रदेश को बढ़ाना है तो योगी की जरूरत है। योगी राज में महिलाओं की जो सुरक्षा है, बहुत महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। योगी जी को तो आप समझ लीजिए कि हटाने की बात जो कहते हैं वो सदा मूर्ख वाली बात करते हैं। अब ये कभी हटाया ही नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो कद और पद है, अगर कुछ शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दिया जाए तो योगी जी के बराबर बैठने वाला कौन है। अगर इस तरह का निर्णय सपने में भी सोचा गया तो गोरखपुर की सम्मानित जनता के साथ हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। योगी आदित्यनाथ न संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, न कभी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। गोरखपुर के मठ में आने के बाद महंत बने और सियासत भी विरासत में मिली। गोरखपुर से सांसद बने और फिर यूपी के मुख्यमंत्री। योगी जी जो मुख्यमंत्री बनने से पहले केवल पूर्वांचल के 4-5 जिलों तक अपना प्रभाव रखते थे, वो अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया है। दूसरा, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा उतना बड़ा नेता या उस कद का नेता अभी नहीं है। बनेगा, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसका कि अपने जिले को छोड़कर किसी दूसरे अगल बगल के जिले में भी प्रभाव हो।
तो योगी जी को डिस्टर्ब करना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कष्टकारी होगा और उनको हटाना आसान भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पसंद करता है, क्योंकि वो संघ के हिंदुत्व के एजेंडे में सीधे सीधे फिट हो जाते हैं। बीजेपी नेतृत्व भी जानता है कि यूपी में योगी नहीं तो सत्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, और बीजेपी के यूपी की सत्ता से बाहर होने का मतलब केंद्र सरकार पर सीधा असर। लिहाजा योगी को नाराज करके यूपी में बीजेपी आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहेगी। कोई भी आदमी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, यह किसी को गफलत नहीं होनी चाहिए। यह बात दूसरी है कि जब दूसरा आदमी आता है तो उसके कार्यकाल और इनके कार्यकाल की तुलना की जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि योगी जी ने कितने अच्छे काम किए और कितने काम ऐसे थे जिससे पार्टी को फायदा हुआ, कितने कामों से पार्टी को नुकसान हुआ। तो यह आने वाला समय बताएगा। पर यह कहना और यह सोचना कि योगी इंडिस्पेंसिबल है या कोई भी इंडिस्पेंसिबल है, मुझे लगता है एक गलत समझ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट नहीं देने की सलाह दी, जिसे नहीं माना गया, और उनमें से 27 चुनाव हार गए। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जरूर हुए, पर योगी समर्थकों की माने तो टिकट बांटने में उनकी सलाह को नजरअंदाज किया गया। योगी समर्थक ये दावा करते रहे हैं कि जिन सीटों पर हार मिली है वहां टिकट वितरण ही गलत हुआ। हकीकत क्या है, इसको लेकर किसी का बयान तो नहीं आया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बहुत सी सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी थी। 3 बार जीत चुके लोगों को टिकट दिया गया था। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे देश में करीब 206 सभाएं और रैलियां की, जो पीएम मोदी से कुछ ही कम थीं। भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की ही थी। जिस तरह कभी गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, उसी तरह आज योगी मॉडल की चर्चा दूसरे राज्यों में होती है। योगी को यूपी में माफिया राज को खत्म करने का श्रेय भी दिया जाता है। योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश भी तेज हुआ है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और तो हमें उम्मीद है कि अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को सशक्त और सक्षम बनाने की नीयत के साथ काम किया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ नए मिशन में जुट गए हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए टीम बनाकर सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है। खास बात यह है कि न डिप्टी सीएम केशव मौर्य को न दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नई जिम्मेदारी दी गई है। इस ऐलान के साथ योगी ने स्पष्ट कर दिया है, अब उत्तर प्रदेश में सीटों का गुणा भाग, रणनीतियों के समीकरण, सब कुछ वो खुद ही तय करेंगे। 22 तारीख से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पहले मुजफ्फरनगर और अब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट के दुकानदारों को आदेश दिया कि वो अपने नाम का बोर्ड लगाएं। पुलिस ने अपने इस आदेश की वजह कानून व्यवस्था बताई है, लेकिन विपक्ष ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। अब स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ और बीजेपी के खिलाफ एनडीए के सहयोगी भी खड़े हो गए हैं। जितने भी मुसलमान रहते हैं यहाँ से वहाँ तक, सब उनकी सेवा ही कर रहे हैं हमेशा। तो अभी क्या परेशानी होगी, नाम लिखो ये लिखो, आज ऐसा क्यों कर रहे भेदभाव? एरिया में ज्यादा कावड़िया ने कभी ये पूछा ही नहीं आगे कि ये हिंदू का है मुसलमान का। हमारे इतिहास में तो ये बात हुई। 15-20 साल हो गए, जब भी रहते हैं तो साथ रहते हैं। हमारी जिंदगी में तो अभी तक बुढ़ापा आ गया, हमारा ऐसा तो नहीं हुआ। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार कुछ नहीं, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा पहले था अब भी ऐसा ही है। सब भाई ले आ रहे हैं, भाई भी मुसलमान भाई। मुजफ्फरनगर के दुकानदारों की बोली बता रही है कि योगी सरकार के एक फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया है। दुकानों का नाम बदल गया है, नेम प्लेट का रंग बदल गया है, काम करने वाले कारीगर बदल गए हैं।
इससे पहले जो नाम था दुकान का, वो कितने सालों से उस नाम से दुकान चला रहे थे? 1.5-2 सालों। 1.5-2 साल से। बाकी दुकान तो ये 10 साल से है, पर वो चाय लवर पॉइंट 2 साल से था। तो उससे क्या लग रहा है, बिक्री पे, दुकानदारी पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, कावड़ में बिल्कुल असर पड़ने वाला है, जो है कि 1 आध दिन में बंद कर देंगे। ये जो बाबू जी ढका गया और बाबू खान नाम लिखा गया, ये सब कब हुआ है? 1 हफ्ता हो गया। पुलिस वालों आए और उन्होंने लिखवाया है। अभी ये जो नाम में तब्दीली हुई है, इसकी वजह से क्या चिंताएं हैं आप लोगों को? इसकी वजह से ये चिंताएं है जी, जैसे खान लिख दिया गया है। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से कुछ भी काम नहीं है। अब तक जो लवर्स चाय पॉइंट था वो अब वकील अहमद टी स्टॉल हो गया है। शीतल ग्रैंड का नाम तो नहीं बदला, लेकिन अब यहाँ पर बाहर ही लिख दिया गया है कि इसके मालिक शारिक राणा हैं। पहले इस ढाबे का नाम बाबू दा ढाबा था, लेकिन अब बाबू खान ढाबा हो गया है। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निसार का ठेला है, कौन सी शाह आलम की चाय की दुकान है, कौन सा प्रोपराइटर मोहम्मद दानिश का कैफे है और कौन सा यूनुस टी स्टॉल है। पहले मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन और अब उत्तर प्रदेश के सीएमओ ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी कांवरिया जिस रूट से जाएंगे, वहां पे जो भी खान पान की दुकानें हैं, चाहे होटल हो, ढाबा या रेडी वाला, उसको अपना नाम स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रोपराइटर यानी कि मालिक को अपना नाम स्पष्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले तक ये चाय लवर्स पॉइंट हुआ करता था। खतौली मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे एक चाय की दुकान है छोटी सी, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है, वकील अहमद टी स्टॉल हो गया है। ऊपर देखेंगे तो प्रोपराइटर वकील अहमद नाम दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया कि यूपी में इस बार कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िया खाने का सामान खरीद सकते हैं, उन सभी को कहा गया है कि वो अपनी दुकानों के बाहर मालिक और काम करने वालों का नाम जरूर लिखें। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्यकर्ते हों, कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है उससे भी समझ लीजिए। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। कांवड़ में गंगा जल लाकर शिव मंदिर में शिव भक्त जल चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांवड़ लेकर लाखों श्रद्धालु चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है कि कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नाम पहचान दर्ज करनी होगी, ताकि कांवड़ियों को अगर खाने पीने में किसी तरह का परहेज हो तो उनकी आस्था न भंग हो। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मैं समझता हूं इस पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये आप लोग बेवजह की इस तरह की बातें करें, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सरकार ईमानदारी से व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ आगे चला रही है। हमारा बहुसंख्यक भाई, मैंने बताया भी, ताजिए का जुलूस भी सकुशल संपन्न हुआ है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी अच्छे से होगी। हर बार कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार और यूपी प्रशासन कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो या फिर कांवड़ियों की तरह तरह से सेवा करना हो। लेकिन अब की बार कांवड़ियों के रूट पर नेम प्लेट लगाने का फरमान आया है। अब जब से ये फरमान आया है, सियासी बवाल मचा है। इस फैसले पर विपक्ष और सहयोगी सबकी एक जैसी राय आ रही है। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखती हैं कि ये फैसला हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। अखिलेश यादव लिखते हैं, ये फैसला अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। मायावती लिखती हैं कि ऐसा फैसला सिर्फ और सिर्फ
चुनावी लाभ लेने के लिए लिया गया है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा जाति भेदभाव, छुआछूत, इस तरह की जितनी भी बुराइयां थी उन सब से जुड़ा है। इसको तुरंत खत्म होना चाहिए और जिन्होंने ऐसा सोचा उनकी जिम्मेदारी तय करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? अब सवाल यही है कि सरकार की नीति और नियत अगर एकदम सही है तो विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल पहचान बताने वाले आदेश को समाज बांटने वाला क्यों बता रहे हैं? इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। योगी जी का और ओवैसी के बयान पर मैं कोई बाध्य नहीं हूँ। वो क्या बोलते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी समान विचारों पर चलती है, हम कोई फर्क नहीं करते। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह हिंदू मुसलमान किसान को एक मानते थे। चौधरी चरण सिंह जातियों के खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह किसी धर्म से भेष नहीं रखते थे। और हम गांधीयन हैं, तो हम कैसे कह देंगे कि आप जो है मीट की दुकान बंद करो और शराब पिलाओ लोगों को? तो पहले शराब की दुकान बंद करो, ये मेरी मांग है। जो मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं तो मेरी मांग है कि शराब की दुकान बंद करो। दिस इज होली यात्रा है, ये पवित्र यात्रा है, इसमें शराब की दुकान बंद करो। उत्तर प्रदेश में जो नियम बना है वही उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। पश्चिमी यूपी की तरह हरिद्वार में भी अब दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाकर बताना होगा, ताकि नाम की आड़ में धार्मिक आस्था को चोट न पहुंचे। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे जी। वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना, कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, हम की पहचान छुपाएंगे, अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज। वजह चाहे उपचुनाव में जीत की रणनीति हो या फिर आस्था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बारिश का मौसम है और उत्तर प्रदेश में मॉनसून का ऑफर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर चर्चा का विषय है। इसी बीच अब यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर का बिना नाम लिए जवाब दे दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। अखिलेश ने चाल चली तो केशव प्रसाद मौर्य ने उसका जवाब दे दिया और सारे किंतु परंतु पर विराम भी लगा दिया। लेकिन यूपी की सियासी फिजा में जो हलचल चल रही है, उसको देखकर अखिलेश ने क्या उम्मीदें लगाई थी और क्यों लगाई थी, आपको बताते हैं। सपनों की सल्तनत का सपना साकार होगा तो वो गलतफहमी है। और भ्रष्ट सरकार को ना कोई वोट देना चाहता है, ना कोई भ्रष्ट सरकार के साथ रहना चाहता है। अखिलेश जी चाहते हैं कि प्रदेश के ऊपर से सांप्रदायिक शक्तियां खत्म होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ मिले और सबको बराबर के मौके मिले। अभी पार्टी अभी कहे तभी अखिलेश जी की पूरी पार्टी टूट जाएगी।
उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार की सियासी लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सीधी एंट्री हो गई। महज 6 शब्दों के स्क्रिप्ट से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया। यूपी को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। बिना किसी का नाम लिए अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया। अखिलेश बीजेपी में बगावत की उम्मीद लगा रहे हैं। अगर 100 विधायक टूटते हैं तो उनकी पार्टी बागी गुट को अपना समर्थन देगी। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर के पीछे का खेल क्या है। क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है? क्या बीजेपी में मची कलह का फायदा उठाकर सरकार गिराना चाहते हैं अखिलेश? क्या बीजेपी में खिंची तलवार को हथियार बनाकर अखिलेश यूपी की सियासी फिजा को गर्म रखना चाहते हैं? हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। अखिलेश यादव के ऑफर के बाद एक बीजेपी नेताओं के बयान योगी सरकार के लिए सवालिया निशान खड़े करते रहे। कोई आदमी मिलने आया है तो मैं उससे मिला, वो मेरा विरोधी टाइप था, मेरा अपना नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है और तुम पैसा दो, तुम भी इसमें सहयोग करो, क्योंकि चुनाव फिर दूसरा जब तक वो जीवित हैं, चुनाव कोई जीतेगा नहीं वहाँ से, जो उन लोगों का कहना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी जानकारी जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूंगा। आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे तक कोई जानकारी नहीं आ पाई। मुझे सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस लीपापोती करने में चीजों को अदरवाइज में लेकर के और उन अपराधियों से मिली हुई। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को पार्टी तोड़कर साथ आने का ऑफर देकर बड़ा दांव चलने की कोशिश की थी। अखिलेश जी का ऑफर जो है, ये एक तरह से जो मनोवैज्ञानिक युद्ध जो होता है ना, जिसको माइंड गेम बोलते हैं राजनीति में, ये उसका एक हिस्सा है, ताकि जो बीजेपी की रैंक एंड फाइल है, खासकर एमएलएज, उनमें एक रीथिंकिंग शुरू हो जाए और जो ओबीसी ये विधायक हैं उनमें जो है। बाकी इसमें कोई दम मैं इसलिए नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इंटैक्ट है, उनका विधायक दल इंटैक्ट है और केशव प्रसाद मौर्य जी कल्याण सिंह नहीं है। कल्याण सिंह ने हिम्मत की थी अपनी पार्टी के खिलाफ जाने की, पार्टी तोड़ के अलग जाने की, उसके अलग कारण थे, परिस्थितियां अलग थी। केशव प्रसाद मौर्य जी पार्टी में रह करके पार्टी के अनुशासन के भीतर पार्टी के कुछ बड़े शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री पद उनको मिले, चाहे संगठन में कोई बड़ा पद मिले, लेकिन वो पार्टी के बाहर या पार्टी से विद्रोह करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। और इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश जी के ऑफर में इसको सिर्फ एक राजनीतिक बयान के तौर पर मैं देखता हूँ। लेकिन क्या यूपी में ऐसा संभव है? क्या बीजेपी के 100 विधायक बगावत कर सकते हैं? क्या वाकई योगी सरकार पर खतरा है? आखिर नंबर गेम की कसौटी पर अखिलेश यादव का ऑफर कहां टिकता है, आपको बताते हैं। दरअसल इसे समझने के लिए आपको यूपी विधानसभा का गणित समझना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में 393 विधायक हैं, 10 सीटें खाली हैं, जहां उपचुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 197 है, जबकि एनडीए के विधायकों की संख्या 283 है, जिसमें बीजेपी के 251, अपना दल के 13, आरएलडी के 8, एसबीएसपी के 6, निषाद पार्टी के 5, वहीं इंडिया गठबंधन के कुल 107 विधायक हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के 105, कांग्रेस के 2 विधायक, जबकि 3 अन्य विधायक हैं। अब सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी की सरकार गिरना संभव है? ये तभी संभव है जब 168 विधायक बगावत करते हैं, और ऐसी सूरत फिलहाल नजर नहीं आती। अभी पार्टी अभी कहे तो अभी अखिलेश जी की पूरी पार्टी टूट जाएगी। क्या उनका कहना गलत है? एकदम गलत है। आज केवल कभी कभी क्या होता है कि बबूर तो आराम मिल जाता है, अखिलेश जी को इस बार बबूर के पास आम मिल गया है।
जो ये लोगों ने संविधान का और आरक्षण का जो डर दिखाया लोगों को, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट इनको जो है साथ लड़ करके भी 19 में नहीं मिला था, लेकिन इस बार 10% वोट उनको मिल गया। तो इसलिए वो ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ये झूठ के उस पर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं हो सकती। बेहतर नहीं अगर होता हम लोगों का काम, तो आज जनता दोबारा फिर योगी को क्यों मुख्यमंत्री बना। तो सब बेहतर है। मैंने कहा एक दो लोगों के अपने निजी उनके कोई मामले हो सकते हैं, लेकिन पहले ही बताया था कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे काम करें तो सर्वोत्तम प्रदेश है। लेकिन एक दो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। नहीं होते तो आज के दिन वैसा काम करते हैं जो वोटर नाराज हो जाए। गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा, लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो, वो छीका कभी नहीं टूटेगा। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं कि प्रदेश के ऊपर से सांप्रदायिक शक्तियां खत्म होनी चाहिए और सबके साथ इंसाफ मिले और सबको बराबर के मौके मिले। इसीलिए उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि आप 100 विधायक ले आइए, अपनी सरकार बना लिए। और अब क्योंकि मानसून आ रहा है, तो वो तो मानसून ऑफर के नाम से उन्होंने लिख दिया। सबको मालूम है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। अखिलेश के मॉनसून ऑफर ने उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तो मचाया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के जवाब ने फिलहाल इस हलचल को यहीं पर रोक दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जो 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद बनाई गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के लिए मुख्य तौर पर 6 कारण बताए गए हैं। उनमें से एक बड़ी वजह नेताओं के बीच मतभेद भी बताई गई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में गजब का मंथन चल रहा है। जहां बीजेपी को सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद थी, वहीं उसे सबसे जोर का झटका क्यों लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को अति आत्मविश्वास था कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और मोदी जी का करिश्मा चलेगा और ना उम्मीदवारों को लेकर के कोई डिबेट होगी, न स्थानीय मुद्दों का कोई मतलब होगा, और जनता जो है योगी जी और मोदी जी के नाम पर भाजपा को फिर से 70 पार सीटें दे देगी। तो ये अति आत्मविश्वास था जिसने भाजपा का नुकसान किया, और इसलिए उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ियां हुई। इसलिए पार्टी के भीतर जो गुटबाजी थी उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम और अमित शाह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वैसे तो इस रिपोर्ट में कई वजह बताई गई हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो 6 बड़े कारणों पर ज्यादा फोकस किया गया है। प्रशासन की मनमानी। सूत्रों की माने तो यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण प्रशासन की मनमानी को माना है। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की जो अगली वजह बताई है, अब वो भी सुन लीजिए। पेपर लीक और ओल्ड पेंशन के मुद्दे। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे वरिष्ठ नागरिकों के बीच गूंजते रहे, जबकि अग्निवीर और पेपर लीक जैसी चिंताएं युवाओं के बीच गूंजती रही। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी की हार की जो अगली वजह बताई है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। नेताओं के बीच मतभेद, कार्यकर्ताओं की नाराजगी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व से अपील की गई है कि समय रहते इसे सुलझाने में ही भलाई है। ऐसा नहीं करने पर आगे और दिक्कत हो सकती है। सवाल यह है कि नेताओं में आपसी मतभेद की बात कहना किसकी तरफ इशारा है। 24 के बाद जो ये टिप्पणियां आई हैं, इससे एक बात तो साफ है
कि कहीं ना कहीं पार्टी के विधायकों में नाराजगी है और वो कहीं ना कहीं वजह भी हैं। एक तो ये है कि पार्टी सरकार में विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की, पार्टी पदाधिकारियों की कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं है। योगी जी का जो एरोगेंट है, स्वभाव है, वो शायद उन लोगों को रास नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विपक्ष के लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ खाली उन्होंने एक छोड़ दिया है शगुफा। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार टिकट बंटवारे को भी हार के पीछे की बड़ी वजह बताई गई। अब जैसे ही इस रिपोर्ट की खबर बाहर आई, भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ भी आवाज बुलंद होने लगी। नैतिकता के आधार पर जो परिपाटी पार्टी की रही है, जैसे अपने माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए। उन्होंने अशोक, हमारे आप देखते होंगे कि विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने तत्काल अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। तो ये ऐसी पार्टी में हमारे यहाँ एक बहुत ही जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है, उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए। ताकि यानी बीजेपी में यूपी में प्रदर्शन पर घमासान अभी जारी है। इस पिक्चर का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लखनऊ में बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, लेकिन समाधान की कोई सूरत फिलहाल नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में 10 जो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, उनकी वजह से सियासत तेज है। राजनीतिक दलों ने अपनी दावेदारी, अपनी तैयारी दोनों ही शुरू कर दी है। सीएम योगी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद इस चुनाव पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की नजर है। जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। आज की डेट में सत्ता संघर्ष जो है, दिल्ली वर्सेस लखनऊ और लखनऊ वर्सेस जो गुजरात का सत्ता संघर्ष है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। उपचुनावों को जीतने में योगी आदित्यनाथ वैसे ही जुटे हैं जैसे 2019 के आम चुनाव में 2018 के उपचुनावों में हारी हुई सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। 2018 में बीजेपी गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा सीटों पर हुए सभी उपचुनाव हार गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साल भर बाद ही हिसाब बराबर कर लिया। अब कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझुआ और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। उपचुनाव 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये उपचुनाव बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल है। समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनौती के बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया और उपचुनावों के लिए आगे की रणनीति पर बात की। बैठक से ये अहम बातें निकली। ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा।
प्रत्याशी की साफ छवि और जनता से जुड़ाव में उसके चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। संगठन मजबूत करने, बूथ कमेटियों पर काम करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए जोर दिया जाएगा। मंत्री अपने क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों की समीक्षा के लिए फीडबैक लेंगे। उसके बाद ही नामों पर फैसला होगा। और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव को सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है और उपचुनाव है और उपचुनाव में हम लोग पूरे गंभीरता से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 30 मंत्रियों को उपचुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश दोनों की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव की 10 सीटें आंकड़ों में छोटे नजर आ रही हैं, लेकिन इसके नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो इसे लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगली कड़ी के तौर पर देखा जाएगा। एक ऐसा आईना जिसमें 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के अक्स पर संशय की लकीरें दिखाई देंगी। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।